90% लोगों को या तो सामने में या पीठ पीछे एक अपमान के रूप में बोला जाता है कि वो तो हिंदी मीडियम वाला है। तो साइंस कॉलेज में हम भले ही कितने नंबर क्यों ना ले आए, सम्मान उसको ही मिलता था जो अंग्रेज़ी बोलता है, क्योंकि हमारे जैसे लोग मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि ना तो जर्मनी में जर्मन बोलने वालों के विरुद्ध, ना अमेरिका में इंग्लिश बोलने वालों के विरुद्ध, ना ही चीन में चाइनीज़ बोलने वाले या मैंडरिन बोलने वाले के विरुद्ध कोई ऐसी भावना हो। हमारे देश में अपनी भाषा बोलने के विरुद्ध ऐसी दुर्भावना क्यों हो कि भाई तुम्हें अंग्रेज़ी नहीं आती तो तुम आते ही आ ही नहीं सकते अच्छी जगह पे पढ़ाई करने के लिए। तो ऐसे लोगों को हम क्या कर ले रहे हैं, हटा ही रहे हैं ना। इस तरह का दबाव महसूस करना कि उसके बिना हम अधूरे हैं, उस दबाव को हम हटाना चाहते हैं। सी इंग्लिश माइंडसेट इज़ मोर ऑफ अ अम्ब्रेला कल्चर which is designed to prevent the regular मूल भारतीय from coming into the mainstream। अपने ही देश में रह के अपना अपमान क्यों सहते रहे हम लोगों ने जब से अंग्रेजी को जॉब से जोड़ दिया है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहीं पे आ रहा है। वहाँ भी बाध्यता है आपको विदेशी भाषा बोलने की, जहाँ पे कोई नहीं बोल रहा है ऐसी भाषा। हम ये कह रहे हैं कि इस बाध्यता को हटाया जाए और हम अपने आराम से अपने जीवन जी सकते हैं विदेशी भाषा के बिना भी। हमारे प्रधानमंत्री तो अभी हिंदी में बोल रहे हैं, अब हम भी समझ सकते हैं क्या बात कर रहे हैं। सोचिए इतनी छोटी सी बात है, हमारे प्रधानमंत्री कभी अपनी भाषा में बात किए ही नहीं। वो इतना खुश हो रहा था सोच करके हम भी समझ सकते हैं कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं। कि प्रधानमंत्री होने का मतलब था कि हम इतने एडवांस्ड हैं कि हम तो अंग्रेजी में ही बात करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री लोग पहले अंग्रेजी में ही बात करते थे ना, ताकि विदेशियों को ये ना लगे कि भाई हम कम है तुमसे। और वो उन्होंने अंग्रेजी का चाबुक लेकर के मारते हैं हमारे यहाँ के लोगों को। ये मानसिकता तोड़नी है, इसलिए हम विद्रोह बोल रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आजकल हिंदी को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, पॉलिटिकली भी। डीएमके के लोग, स्टालिन साहब, वो हिंदी बोलना नहीं चाहते। महाराष्ट्रियंस भी आजकल वहाँ शिवसेना के सानिध्य में हिंदी के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है। ममता बनर्जी भी बंगाली को लेकर के भाई हिंदी वाले आउटसाइडर, बहुत सारी चीज़ें चल रही है देश में। लेकिन इस बीच हमारे हाथ एक किताब लगी जिसका नाम है द हिंदी मीडियम टाइप्स। हिंदी मीडियम टाइप्स, मार्जिनलाइजेशन ऑफ इंडियाज न्यू फ्रीडम स्ट्रगल। कैसे ये कनेक्टेड है आज के संदर्भ में। हमारे साथ इसके लेखक अमिताभ सत्यम जी हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बेसिकली बिहार से आते हैं, भागलपुर में इनका जन्म हुआ, लेकिन पहचान इनकी शिवहर वाली है। इन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत भी करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग किताब है ये और इसके बारे में जानने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन इस किताब के नुएंसेस से ज़्यादा द आइडिया बिहाइंड द बुक इज़ मच लार्जर, और इसी को आज कुरेदने की कोशिश करेंगे अमिताभ जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए, ये पहले नाम पे जाते हैं। हाँ, ये हिंदी मीडियम टाइप्स हैं कौन? बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपको हमको यहाँ बुलाने का। हिंदी मीडियम टाइप्स जो अगर दिल्ली में हम लोग रहते हैं वो सबको पता होगा। आधे से ज़्यादा लोग, 90% लोगों को या तो सामने में या पीठ पीछे एक अपमान के रूप में बोला जाता है कि वो तो हिंदी मीडियम वाला है। हाँ। मतलब ऐसे व्यक्ति जो ऐसे संस्कृति से आते हैं जो उसमें भारतीयता डूबी हो। ये भाषा का प्रतीक ही नहीं है, एक पूरी संस्कृति का प्रतीक है, जिसको हिंदी मीडियम टाइप्स में ऐसे लोग बोलते हैं जो समृद्ध लोग होते हैं हमारे समाज के, जिनको हम इंग्लिश मीडियम बोलते हैं। कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वो ऐसे लोग होते हैं, अरे वो मतलब हिंदी मीडियम टाइप्स है, वो उसके पास या तो थोड़ा गरीब भी हो सकता है, या उसके पास अंग्रेज़ी भाषा की उतनी शुद्धता ना हो, या फिर वो खाने पीने में, व्यवहार विचार में भारतीयता रखता हो। ऐसे लोगों को यहाँ पे हिंदी मीडियम टाइप्स के से कह करके, ये अपमानजनक ही है थोड़ा शब्द, ये सम्मानजनक नहीं है कि भाई हम तो उनकी पूजा करते हैं कि वो महान है, हमारी संस्कृति को लेके चल रहे हैं, उसकी तरह नहीं। और खास करके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के अंदर इसको देखा जाता है। हाँ, बड़े, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है, तो वहाँ इस तरह की फीलिंग्स जो बड़े टॉप कॉलेजेस हैं उसमें ज़्यादा दिखेगा, स्टीफेंस के अंदर दिखेगा, हर जगह। आप जेएनयू में देखिए तो वो जो लैंग्वेज के स्कूल्स हैं उसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन जहाँ सोशल साइंस वगैरह पढ़ाया जाता है, हाँ। वहाँ आप जो विवरण दे रहे हैं और जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल लागू होती है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में तो विशेष करके, क्योंकि यहाँ पे ऐसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आते हैं बिहार, यूपी और ऐसी जगहों से ज़्यादातर संख्या में आते हैं। और मेरे बिहार से तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि बिहार में कॉलेजेस में आजकल पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है करीब करीब। तो जिनको भी पढ़ने की इच्छा है आगे, वो भी दिल्ली ही आते हैं।
ये आइडिया किताब लिखने का कहाँ से आया और क्यों आपने लिखा? देखिए, ये हमारे जैसे लोग जो गाँव से आते हैं वो उनको आते ही आते दिखना शुरू हो जाता है कि हम नॉर्मल नहीं माने जा रहे हैं, हम दिल्ली की कल्चर में फिट नहीं हो रहे हैं, हमें संघर्ष करना पड़ा बराबरी होने के लिए। कोई तो ये बराबरी होने का संघर्ष जो है वो दिख जाता है शुरू से। तो अगर आप गांव वाले लोग पटना में, जैसे हम उदाहरण कहते हैं कि हम साइंस कॉलेज में पढ़ाई करने आए थे अपने गांव से, तो साइंस कॉलेज में हम भले ही कितने नंबर क्यों न ले आए, सम्मान उसको ही मिलता था जो अंग्रेज़ी बोलता है, क्योंकि वो ऐसे क्रिश्चियन स्कूलों से आए करते थे जो लोग उनका। तो ये तो खुलेआम दिखता है, हम सबको दिखता है, इनफैक्ट सभी को पता है ये बात, लेकिन वो इसको आर्टिकुलेट करने में मुश्किल होती है लोगों को। अधिकतर लोग दबे रह जाते हैं हमेशा के लिए, कभी आगे सोचते भी नहीं कि हम कह के बोले कि भाई तुम कौन होते हो हमको पीछे बोलने वाले। आजकल लोग बोल रहे हैं और ये चल रहा है, लेकिन ये जो आइडिया इसका है वो यहीं से आ जाता है कि ये हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं इस विषय को और रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं। और हमने काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस लिखे भी हैं उसमें कि जगह जगह के तरह तरह पे सबने किया होगा एक्सपीरियंस, लेकिन किसी ने संजो के रखा नहीं होगा आज तक 30 साल 40 साल के आगे तक, कि एकाएक हम अभी सोचते हैं तो लगता है कि हाँ जैसे मेरे आंखों के सामने हो रहा है। तो इसे संजो के रखने के कारण हमने उसको शब्द के में डाल दिया है और मतलब उसको अभिव्यक्ति प्रदान की है हमने, लेकिन ये एक्सपीरियंस वो हम सबका है। आप इसको एक कॉलोनियल माइंडसेट बता रहे हैं, है ना? और किताब में आपने लिखा है कि भाई ये न्यू फ्रीडम स्ट्रगल भी है। हाँ, क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे जैसे लोग मानने को तैयार नहीं है कि जो हमारे देश के जो ऊपर का जो लेयर है, अपने आप को आप इंग्लिश मीडियम लेयर बोलें, धनाढ़ बोलना उचित नहीं है क्योंकि धनी लोगों का अधिकतर धनी लोग नहीं होते हैं ऐसे, कुछ धनी लोग होते हैं ऐसे भी, लेकिन जो ऊपर का एक लेयर जो है वो हम पर शासन और शोषण करे सिर्फ इस कारण क्योंकि उनके पास विदेशी भाषा का एक एसेट है, और हम वो मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि ना तो जर्मनी में जर्मन बोलने वालों के विरुद्ध, ना अमेरिका में इंग्लिश बोलने वालों के विरुद्ध, ना ही चीन में चाइनीज़ बोलने वाले या मैंडरिन बोलने वाले के विरुद्ध कोई ऐसी भावना हो। कोई दुर्भावना नहीं है भारतीय अपनी भाषा बोलने वालों के लिए। हमारे देश में अपनी भाषा बोलने के विरुद्ध ऐसी दुर्भावना क्यों हो और हम उसके कारण हमें नौकरी ना मिले? हमने एक जगह लिखा भी है कि एक पर एक तेज़ और विद्वान पढ़े लिखे लोग, मतलब जिनको मुझे मेरे स्कूल के इतने सारे जो मेरे दोस्त थे, मतलब वो लोग मैथ वगैरह ऐसे करते थे जैसे कि अभी आईआईटी में जाएं तो सब टॉप कर जाएं वो, लेकिन उनको रोक दिया जाता है कि भाई तुम्हें अंग्रेज़ी नहीं आती तो तुम आते ही आ ही नहीं सकते अच्छी जगह पे पढ़ाई करने के लिए। तो ऐसे लोगों को हम क्या कर ले रहे हैं? हटा ही रहे हैं ना। हमारे देश में तो सिर्फ 5-6% लोग ही खींच रहे पूरे देश को, जहाँ पे चीन, जर्मनी और विदेशों में 100% लोग खींच रहे हैं। तभी तो हमको गति भी हमारी कम है, क्योंकि हम भारतीय भाषाओं के नाम बोला कि तुमको इंग्लिश नहीं आती तुमको जॉब ही नहीं मिलेगा, तुमको सिर्फ तमिल आती है तुम्हें भी जॉब नहीं मिलेगा, तुमको मैथिली बोलते हो तुम्हें भी जॉब नहीं मिलेगा, अंग्रेजी बोलती है तो तुम्हें सबसे पहला जॉब मिल जाएगा, और तुम्हारे पास ज्ञान और बुद्धि कम हो फिर भी। तो बेसिकली इसको तो इस तरह से भी देख सकते हैं कि इंग्लिश फॉर इंडियन इज नॉट जस्ट लैंग्वेज, नो नॉट एट ऑल, स्किल है। इसको आप स्किल के रूप में देखिए कि भाई आप जो है, जैसे भाई आप कैसे इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग जो है कि स्किल है, वो उस संदर्भ में उसको दिखाया जाता है। लेकिन ये जो आपने कॉलोनियल बात जो कही, जो माइंडसेट, जो दिमाग मानसिक तौर पे जो चलता है, वो एक अलग बात है। मैं आऊँगा किताब पे, थोड़ा सा आपके बारे में भी जान लें, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें ऐसे कह दी तो मेरे मन में भी उत्सुकता है कि भाई आपने कहाँ से पढ़ाई की? हमने अपने गांव से पढ़ाई की है मैट्रिक तक शिवर में, और उसके बाद में 2 साल साइंस कॉलेज पटना में पढ़ाई की है। अच्छा। और उसके बाद में फिर आईआईटी कानपुर में 5 साल पढ़ाई की है। अच्छा। और उसके बाद में हम विदेश गए, अमेरिका में पढ़ाई करने को पीएचडी, और पीएचडी करने के बीच में ही हमने छोड़कर पीएचडी एमबीए कर लिया हमने। अच्छा। तो मेरी फाइनल डिग्री एमबीए है और मेरी नौकरी भी एमबीए के आधार पर ही चली है तब से। कहाँ कहाँ आपने नौकरी की? तो शुरू के कुछ सालों तक अमेरिका में ही नौकरी की हमने। शेयरशन लीमन ब्रदर, जो कि वॉल स्ट्रीट का सबसे बड़ा फर्म हुआ करता था, लीमन ब्रदर्स का नाम सब लोग जानते हैं आजकल भारत में भी। तो वहाँ पे हमने काम किया काफ़ी दिन तक। उसके बाद हम भारत लौट आए और भारत में हमने भी मार्केट में ही काम किया, स्टॉक मार्केट में, दलाल स्ट्रीट कह सकते हैं जिसको। और उसके बाद पुनः हम चले गए वापस अमेरिका, किसी कारण, व्यक्तिगत कारणवश मेरी पत्नी वहीं थी, तो हमने कहा कि ठीक है 2-3 साल के लिए और वापस चले गए अमेरिका। तो वहाँ पे फिलाडेल्फिया में हम वहाँ पे रहे, और वहाँ पे AT&T टेलीकॉम कंपनी है, उसका एक सब्सिडियरी केबल विजन है, वहाँ पे हमने काम किया। और उसके बाद में 2001 में भारत आए और रिलायंस में हमने काम किया। हमने रिलायंस में भी आपने काम? रिलायंस में शुरुआत की मेरी भारत की पहली बड़ी अच्छी नौकरी। हाँ, ओके।
और उसके बाद से जो है किताब लिखने का जो उसके है, बाद नहीं, तो ये तो पुरानी बात होगी भी। हाँ। 21 साल बाद 24 साल हो गए भारत में, तो उसके बाद नौकरी का सिलसिला चलता रहा। ये इस पुस्तक की अधिकतर बातें हमने शब्दों में डालने का प्रयास किया था 2010 में। ये इंडिक है ना, ये इस शब्द का इस्तेमाल आपने क्यों किया, किस संदर्भ में किया? एक भारतीय लोग, देखिए भारत एक ऐसा, लोग कहते हैं कि भारत में तरह तरह की भाषाएं हैं, तरह तरह के रिलीजन्स हैं, तरह तरह के हर कुछ, इतना विविधता के कारण हम लोग इसको डिफाइन करने में दिक्कत होती है कि तो हमने इंडिक मतलब हमने उसको मूल भारतीयों कर का भी नाम दिया है। मूल भारतीय मतलब ऐसे लोग जो पूर्ण रूप से हमारी संस्कृति को मानते हुए आज तक चले आए हैं, वो मूल भारतीय हैं। कुछ लोगों ने अपनी पहचान बदल ली, कुछ लोग अपने रिलीजन बदल लिया, कुछ तो रिलीजन बदलने वाले भी 20-25% लोग हैं हमारे यहाँ, और अपनी पहचान बदलने वाले भी काफ़ी लोग हैं। तो जो हिंदी मीडियम टाइप का मतलब वो लोग हैं जो समझ लीजिए 70% लोग, 75% लोग हमारे देश के जो मूल संस्कृति से जुड़े हुए हैं अभी तक, बस उनकी ही बात है, वो है वही इंडिक है, वही मूल भारतीय हैं जो अपने उस संस्कार से बंधा हुआ है। अब बंधा हुआ मतलब वो संस्कार में ही है, हाँ। उससे वो जी रहा है संस्कार से। अभी शहरों में आने के बाद संस्कार को तोड़ के बाहर निकलने के काफ़ी लोभ होता है कि भाई हम भी अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं तो इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा, कि पार्टी में तो कूल डूड्स होते हैं, कूल लोग होते हैं, कपड़े भी वैसे पहनने पड़ेंगे, और नहीं पहन पाएँ तो बहुत लाज लगेगा कि भाई हम पार्टीज़ में कैसे चले जाएं, वहाँ तो सब अंग्रेज़ी बोल रहे होंगे। तो इसलिए बहुत प्रेशर होता है आजकल के युवाओं को, युवतियों को, कि भाई हम उस दिशा में जाएं, हम अंग्रेज़ी की दुनिया में डूब जाएं। तो उसके कारण आप देखते होंगे कि भाई बच्चे कैसे भी करके अंग्रेज़ी गाने सुनने की कोशिश कर रहे हैं और अंग्रेज़ी चीज़ों जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपना एक होता है कि व्यापक ज्ञान रखना, उसके अलावा वो अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह का दबाव महसूस करना कि उसके बिना हम अधूरे हैं, उस दबाव को हम हटाना चाहते हैं। आप इसे एक न्यू फ्रीडम स्ट्रगल बता रहे हैं, क्यों उसको ज़रा डिफाइन कीजिए। सी फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारा हुआ था, जब जो सैकड़ों सालों की पुरानी बातें हैं, जो आप 500 साल पहले से गिने, 1000 साल पहले से गिने, या 200 साल पहले से गिने, तो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था कि भाई हम अपनी आइडेंटिटी, हमारे जैसे लोगों को अधिकार, हम समान हों और हम नीचे ना हो। हम लोगों ने शायद ज़्यादा ऊपर आने की बात कभी नहीं की, लेकिन समान होने की तो बात की, और हम लोग को नीचे माना जाता था, और अधिकतर अभी भी माना जाता है। पहले रिलीजन के कारण कहीं वो लोग आके शासन किए, फिर कोई और शासन किया, उसके बाद जब भारतीय लोग का शासन आया फिर भी हमारे जैसे लोग पीछे ही माने गए, क्योंकि जो शासक और शोषक समाज रहा वो अंग्रेजी भाषा टाइप के लोग रह गए, जो कि ICS और IAS और के कारण वो ऊपर बने रहे, और हमारा नीचे का समाज पीछे रह गया, और उन्होंने फ़िल्टर बना लिया कि हम आने ही नहीं देंगे तुमको। तो इसलिए नया फ्रीडम स्ट्रगल इसीलिए है क्योंकि वो हम लोग फ्रीडम कहाँ हुआ, हम लोगों का कहाँ, कैसे फ्रीडम महसूस करेंगे हम लोग? अभी हम तो उतनी मुक्त होकर के आराम से गर्व से तो घूम नहीं सकते। अगर आप किसी मतलब आजकल बहुत अवेयरनेस बढ़ गया है, इसके लिए कोई करता नहीं है, लेकिन आप 10 साल पहले तक किसी धोती, हमारे गोल्फ क्लब में हम गोल्फ खेलते हैं हफ्ते में एक बार, धोती पहन के या कुछ पहन के घुस ही नहीं सकते, आपको मना ही कर देगा। हर जगह, बहुत जगह है ऐसा, बहुत जगह इस तरह। अभी हाल में एक आया था सलवार सूट में, आप दिल्ली में, वो तो वीडियो देखा हमने। हाँ मतलब वो एक हम समझ सकते हैं कि भाई हमारा यहाँ का रूल है, आप कोई ऐसा भी रूल बना सकता है कि शॉर्ट पॉइंट में अलाउड नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंग्लिश जो है, जो उसको मैंने अभी कहा कि वो स्किल के रूप में, बट इंग्लिश जो है वो कॉलोनियल रूल को स्थापित करने वाला एक टूल बन। सी इंग्लिश माइंडसेट इज मोर ऑफ अ अम्ब्रेला कल्चर व्हिच इज डिजाइन्ड टू प्रिवेंट द रेगुलर मूल भारतीय फ्रॉम कमिंग इनटू द मेन स्ट्रीम। और आप ये कह रहे हैं कि ये जब तक ये माइंडसेट, इस बंधन को हम तोड़ेंगे नहीं जो अंग्रेज को लेकर के है, तब तक वो मेंटल फ्रीडम जो है वो नहीं आएगी। अपने ही देश में रह के अपना अपमान क्यों सहते रहे हम लोग? कि कहीं हर जगह बाहर भी जाते हैं तो अपमान होता है कि भाई तुम लोग, अपमान नहीं होता है एक्चुअली, ऐसा लगता है कि करते होंगे। भारत में ही अपमान है अंग्रेजी के कारण, अमेरिका में अपमान नहीं है। अमेरिका में क्यों अपमान होगा? हाँ, इंग्लैंड में भी अपमान नहीं होता है, लेकिन अपने ही देश में सिर्फ अपमान होता है। आपकी बातों से एक बात तो समझ में आए कि ये जो पूरा का पूरा मसला है कि जो हिंदी मीडियम वाले जो लोग हैं, हिंदी मीडियम टाइप जिसको आप बता रहे हैं, कि एक तरह की ये कहें कि एक कॉम्प्लेक्स से वो गुजर रहे हैं। हाँ, और इससे आज़ादी पाने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे कि जो नए
जनरेशन के लोग जो हिंदी मीडियम टाइप्स के हैं उनको कैसे इससे मुक्ति मिले, आप क्या क्या सजेशन देंगे? नहीं, मतलब अभी मुक्ति मिलना ऐसे संभव नहीं है। हाँ। क्योंकि अगर हम सब लोगों को तो आके समझा नहीं सकते। पहली बात यह है कि हम लोगों ने जब से अंग्रेजी को जॉब से जोड़ दिया है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहीं पे आ रहा है कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी हम लोगों ने अंग्रेजी ले दिया। अब हम लोग के विकास के नाम पे अगर हमारे छोटे से शहर में, या मुंगेर ले लें, बिहार ले लें, या कानपुर में, कानपुर तो बड़ा शहर हो गया, और आसपास के सीतापुर ले लें, ऐसी जगहों पे भी कोई अगर बड़ी दुकान खुलती है तो वहाँ पे जो कैश रजिस्टर पे और जो इंचार्ज बेचने वाला जो सेल्स पर्सन होता है वो पहले अंग्रेजी में ही बोलेगा। बहुत छोटे शहर में नहीं बोलेगा, लेकिन कानपुर लखनऊ तक वो अंग्रेजी में ही बोलेगा, कैन आई हेल्प यू सर। तो क्या हो गया कि वहाँ भी बाध्यता है आपको विदेशी भाषा बोलने की, जहाँ पे कोई नहीं बोल रहा है ऐसी भाषा, फिर भी वहाँ पे बाध्यता है कि आपको अंग्रेजी सिखाया जाए। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इस बाध्यता को हटाया जाए और हम अपने आराम से अपने जीवन जी सकते हैं विदेशी भाषा के बिना भी। हमने तो अभी तक पिछले समझ ली कि हम 8-10 दिन से दिल्ली में आए हुए हैं, एक बार भी बाध्यता नहीं हुई कि हम अंग्रेजी ही बोलें। लेकिन अगर कहीं किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएंगे तो वहाँ पे एक बन जाता है दबाव मेरे ऊपर भी कि वो ऐसा करके बात करेगा। अगर हमें डर लगता है कि अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो शायद उनको पूरा सम्मान ना मिले। वैसे मैं बिल्कुल एक अलग बात कह दूं, बोलिए। कि इसके लिए जिम्मेदार हिंदी वाले ही हैं। नहीं, और मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि हिंदी में जो काम होना चाहिए भाषा के स्तर पर, वो हिंदुस्तान में हुआ नहीं। जिन लोगों को हिंदी की जिम्मेदारी दी गई सरकार की तरफ से, जो तमाम इंस्टीट्यूशंस अकादमी जो बनाए गए, उन लोगों ने राजनीति का टूल बना दिया। इस सारे वामपंथी वहाँ जाकर के बैठ गए और हिंदी को, लिटरेचर को, सारी चीज़ों को जो है संघर्ष से जोड़ दिया। संघर्ष। और उसका नतीजा है कि हिंदी जो है वो उस तरह से विकसित नहीं हो पाई, उस तरह से इस्तेमाल उसका नहीं हो पाया जैसे कि आप जर्मन कहते हैं। जैसे बहुत सारे, हिंदुस्तान अकेला कॉलोनियल कंट्री नहीं है पूरी दुनिया में। हाँ। लोगों ने अपनी भाषा के ऊपर काम किया और वो लिबरेट हुए। वो उनको अमिताभ सत्यम की जरूरत नहीं पड़ी कि क्या आपको ये बताए कि भाई आप जो हैं बिल्कुल जो है भाषा की वजह से आपके ऊपर जो है एक मेंटल एक प्रेशर बना रहता है। तो ये इस बात को भी हमें मानना चाहिए, कि हमने हिंदी को लेकर के वैसा काम नहीं किया। देखिए, अगर हम किताब लिख रहे हैं और हमारे 70-80% लोग भी पूरे भारत के इस बात से सहमत हों या कहें कि हाँ ये तो सही बोल रहा है, बात आपकी बिल्कुल सही तो है। ऐसा का मतलब है कि हम लोग छोड़े नहीं हैं अभी तक। राइट। बात यहाँ पे ऐसी आ जाती है कि एक कल्चर बना जो हुआ है हमारे देश में कि अगर आपको एक पूरा सब, मेरा चैप्टर ही है बिजनेस कैसे करना, एजुकेशन के फील्ड का, बॉलीवुड का, हर जगह पे जैसे करके जो एक डिवीज़न हो जाता है हमारे यहाँ, वो विस्तार में है। तो ऑफिस में सबसे पहला हुआ, आप समझ लीजिए कि हम जब स्वतंत्रता के समय में हमारे यहाँ 1% लोग शायद समझ सकते थे अंग्रेजी, उसमें से 100 में एक बोल सकता था। मतलब पूरे, मुझे लगता नहीं कि जब बचपन में हज़ारों लोगों से जानते होंगे, जब हम एक व्यक्ति भी बोल पाता था। राइट। बोल नहीं सकता था। काफ़ी सारे लोग पढ़ सकते थे, 2-4 लोग लिख सकते थे, रटाया, बोल नहीं कोई सकता था। आजकल देखिए, ऑटो वाला बोलता है जवाब, ऑटो वाला जवाब देता है। बेंगलोर में जाएंगे तो बात भी करता है, वेयर डू वांट टू गो सर। तो ऐसे करके हम लोगों ने उस बाध्यता बना कर दी है जॉब के लिए। तो अगर एक तो है कि नीचे से विद्रोह ऊपर आए, जो हमने लिखा है कि विद्रोह कर रहे हैं हम लोग, हम मानने को तैयार नहीं हैं, और ऐसा हो रहा है अभी। 10-12 साल पहले तक देखें, अगर हमको एक छोटी सी बात बताते हैं, मतलब थोड़ा अलग हो गया। 2014 के अंत में हम गए हुए थे एक बंगाल में, कौन सा है वह पहाड़ी का जो जगह है वहाँ पे, तो वो बहुत ऐसे घूमते रहे अकेले, पहाड़ी जगह में घूमते घूमते एक पान वाले के पास हम पहुँच गए। तो उसमें वही बात कर रहा था वो कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री तो अंग्रेजी अभी हिंदी में बोल रहे हैं, अब हम भी समझ सकते हैं क्या बात कर रहे हैं वो। हम कहें कि सच में सोचिए, इतनी छोटी सी बात है, हमारे प्रधानमंत्री कभी अपनी भाषा में बात किए ही नहीं। वो इतना खुश हो रहा था सोच करके हम भी समझ सकते हैं कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं, कि प्रधानमंत्री होने का मतलब था कि हम इतने एडवांस्ड हैं कि हम तो अंग्रेजी में ही बात करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री लोग पहले अंग्रेजी में ही बात करते थे ना, ताकि विदेशियों को ये ना लगे कि भाई हम कम है तुमसे। तो ये मानसिकता रखना कि अंग्रेजी के कारण कोई हमारा कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन क्यों चल रहा है? अगर हमारा कंपटीशन करना है तो हम, कोई तो नहीं बोल रहा है विदेशी भाषा में, तो वो
टूट रहा है अभी। और वो व्यक्ति जो था वो भी विद्रोह करेगा अगर अगला प्रधानमंत्री अगर हिंदी ना बोले तो ये हिंदी से मेरा तात्पर्य हिंदी भाषा से नहीं है। ये बात अलग है कि हिंदी भाषा की पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन मेरी जो कहानी है और जो संघर्ष है वो हिंदी भाषी वालों का नहीं है। बांग्ला बोलना, मैथिली बोलना, अंगिका बोलना, बज्जिका बोलना, जो हिंदी की लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, भारतीय भाषाओं की बात कर रहे हैं। और ये भारतीय भाषा में हिंदी आधी भारतीय है। असली भारतीय भाषा जो हमारी हैं वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और 10-12 भाषा जो हमने लिया वो है अवधी। ये सारे लैंग्वेजेस इंग्लिश से भी पुरानी लैंग्वेजेस है। इंग्लिश से पुरानी है, हिंदी से तो मतलब बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। और ये अभी भाषा ये सब बोली जाती हैं। और कितना दबाव होता है गांव में जाकर के, अगर हम किसी से गाड़ी से उतरेंगे तो वो आदमी डरे के मारे बोलेगा ही नहीं हमको। इसलिए नहीं कि उसको पता नहीं एक डायरेक्शन किधर है, वो डरा रहेगा कि कहीं हम कैसे बोले इन साहब से, जो कि हम मतलब अंग्रेज़ हैं भी नहीं, फिर भी डरता है क्योंकि मानसिकता बनी हुई है कि भाई कोई बड़ा आदमी अंग्रेजी गाड़ी से उतर रहा है, शासक वर्ग का होगा तो हमसे अलग हो गया वो। शासक वर्ग को, यही तो है हमारा, ये जो पॉलिटिक्स हमारी है ना, जो शासक वर्ग बना है हमारे यहाँ, और वो उन्होंने अंग्रेजी का चाबुक लेकर के मारते हैं हमारे यहाँ के लोगों को। ये मानसिकता तोड़नी है, इसलिए हम विद्रोह बोल रहे हैं इसको। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमें और हमसे बातचीत की। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि कोई ऐसी किताब जो सामने आई है जो हमारे आपसे, और मैं आपको बताऊं कि इस किताब में आप बहुत सारी चीज़ें जो इसमें एंटीडोट्स जो हैं इसके अंदर की कहानियाँ, वो ऐसा लगेगा कि हमारी आपकी कहानी जो है अमिताभ जी ने इस किताब में पिरोया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर इस विषय पे बात करने में। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।